चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें हैं छोटी जरूर लेकिन इस पर इन छोटी बातों पर चर्चा करने के लिए हमेशा रहता हूं मजबूर, क्योंकि ये छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए। आज इस चर्चा के माध्यम से मैं भारतवर्ष के महान सपूत स्वर्गीय श्री बीपी मंडल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जी हां, स्वर्गीय श्री बीपी मंडल, आज उनका जयंती है, जिन्होंने मंडल कमीशन के माध्यम से भारत के मजबूती के प्रति उन्होंने एक जो योगदान दिया वह इतिहास में हमेशा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाएगा। एक ऐसे महान पुरुष जिन्होंने जाति के स्थान पे जमात को से जोड़ा, जिन्होंने कास्ट को कम्युनिटी से रिप्लेस किया, जिन्होंने सोसाइटी को एक बड़ा लैंडस्केप देकर के राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बांधने का काम किया और आज भी लोग उससे बंधे हुए हैं और एक मजबूत भारत के प्रति उनका जो कार्य है वो अनवरत चल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आरक्षण जैसे एक अफर्मेटिव टूल का एक अपना ही महत्व है। आज हम कुछ ऐसे इश्यूज पे चर्चा करेंगे जो स्वर्गीय श्री बीपी मंडल के विजन के आसपास हमेशा रहा है और जिसके प्रति उनका कमिटमेंट हम सबों के नॉलेज में है, और उस कमिटमेंट को आज तक किसी ने भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। खासकर उन लोगों ने क्वेश्चन करने का कभी प्रयास नहीं किया जिनका राष्ट्र के प्रति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट है। सबसे चर्चा की शुरुआत हम आरक्षण से करेंगे। आरक्षण जब राष्ट्र के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी भाइयों को मिला तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज आजादी के 74 साल बाद, हालांकि आरक्षण बाद में मिला, लेकिन फिर भी जब भी मिला तब से आज तक हम देखते हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो शेयर है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सर्विसेज में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा आपसे शेयर करूंगा जो एक आपको आइडिया देगा कि स्थिति कितनी इंप्रूव हुई है और हमें और कितना मेहनत करने की जरूरत है। भारत सरकार की डेटा है 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस की रिपोर्ट है और ये डेटा है 1 जनवरी 2016 तक की। यानी कि 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट में 2016 का डेटा शेयर किया गया है और वह डेटा मैं आपसे शेयर करता हूं। ये लेटेस्ट के बाद भी डेटा आया होगा, लेकिन अभी मेरे पास यही डेटा है। ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट का शेयर जो है आज की उस डेटा के मुताबिक 13.38%, यानी कि ग्रुप ए सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 13.38%। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब का जो शेयर है वह है 5.92%। आपने देख लिया शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो शेयर है वह है 13.02%। आप 13%, 5% और फिर 13%, 13-13-26 और 5.92 को अगर राउंड फिगर 6 लेते हैं तो ये 6 हो जाता है। 26-6 यानी 32% शेयर है राष्ट्र के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक ग्रुप के जो सर्विसेज हैं उसमें मात्र 32%। और आप याद रखिए कि ओबीसी में हमारे माइनॉरिटीज भाई भी शामिल हैं, तो आप इनकी तादाद एक तरफ देख लीजिए, दूसरी तरफ इनका शेयर देख लीजिए, फिर आप खुद इस पर चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हमें और किन चीजों को करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए हमारे राष्ट्र के जो ओबीसीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका जो शेयर है राष्ट्रीय अपॉर्चुनिटीज में यह इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होना चाहिए।
अब मैं आपको बता दिया 32% है उनका, अगर थोड़ा 1% और अगर बढ़ा देते हैं तो यह 33% बनता है मैक्सिमम। ग्रुप बी में देख लीजिए, ग्रुप बी में शेड्यूल कास्ट का शेयर है 16.03%, 16%, 16.03। शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन है 7.2%, 7.20 शेड्यूल ट्राइब का है। 16 और 7 को हम लेते हैं, राउंड फिगर ही रखते हैं, कैलकुलेशन और समझने में थोड़ा आसान होगा। 16 7 हो गया 23%, और जो ओबीसी का है वह 14.79%, हम इसको 15% मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए इनका 16 यानी कि 16% और 7.2% को 7% ही हम रख लेते हैं, 23%, 16 7 23, अब प्लस अगर हम 15 जोड़ लेते हैं तो 23 और 15 कितना हो जाता है 38%, यानी ग्रुप बी में आपका जो शेयर है वह 38% है। और आप इस शेयर को अपने पॉपुलेशन से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको झटका लगेगा, लेकिन आपने झटका सहने की आदत डाल ली है, झटका के अगेंस्ट में आप रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप झटका पे झटका सहे जा रहे हैं। और आपने शायद ये मन भी बना लिया है कि आपके आने वाले जनरेशंस भी झटका सहेगा, और जब तक आप झटका सहते रहेंगे तो एक मजबूत राष्ट्र का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो आपका सपना है, हम सबों का सपना है, वो कभी साकार नहीं हो सकता। झटका सहने के बाद आप उसको एब्जॉर्ब मत कीजिए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि झटका आपके पास पहुंचे ही नहीं, ताकि आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो अभी आप झटका को सहने में वेस्ट करते हैं, वह एनर्जी आप राष्ट्र हित में, राष्ट्र के निर्माण में लगा सकें। चलिए अब हम ग्रुप सी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब स्वर्गीय श्री बीपी मंडल को याद करते हैं तो हमारी सबसे जो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह रिजर्वेशन की ही आती है। ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सफाई कर्मचारी एक्सक्लूडेड है, उनको छोड़ करके इसमें शेड्यूल कास्ट का शेयर है 17.28%, शेड्यूल ट्राइब का 8.71% और ओबीसी से का इसमें है 22.65%। यानी ग्रुप सी में जितना शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट का देखिए जितना पॉपुलेशन है उनका उतना शेयर ग्रुप बी जॉब में है, ग्रुप सी में भी है। शेड्यूल ट्राइब का जितना पॉपुलेशन है उनका उतना शेयर ग्रुप सी में है, ग्रुप बी में थोड़ा उनका कम है, लेकिन ओबीसी का शेयर ग्रुप सी में भी जितना उनका पॉपुलेशन है उतना तो भूल जाइए, जितना उनको आरक्षण मिला हुआ है 27%, उतना भी नहीं है। यानी कि आपने बैकवर्डनेस का झंडा जो है उसको बुलंदी से फहरा रखा है, लेकिन इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जब तक आप पिछड़ेपन की झंडा को इतने बुलंदी से फहराएंगे तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। आपको तिरंगा का झंडा मजबूती से फहराना है और अपने पिछड़ेपन का जो झंडा है उसको आपको हटाना है, यानी तभी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जब तक आप पिछड़े होने में गौरवान्वित महसूस करेंगे तब तक आपका राष्ट्र, आपका समाज, आपका राज्य तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। 100 में अगर 50 लोग पिछड़े हैं, 100 में अगर 85 लोग पिछड़े हैं तो राष्ट्र कैसे तरक्की करेगा? 15 लोग पूरे राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित नहीं कर सकता है, 85 लोग तो नहीं सुनिश्चित कर सकता है। 100 में अगर 85 लोग तरक्की कर रहा है तो 15 लोग जो छूट रहे हैं वो भी तरक्की कर लेंगे, लेकिन अगर 100 में सिर्फ 15 लोग तरक्की कर रहा है तो वह 85 लोगों की तरक्की सुनिश्चित नहीं कर सकता है। अब चूंकि बीपी मंडल जी की याद हम कर रहे हैं तो ढेर सारे इश्यूज के बारे में भी चर्चा पूरे राष्ट्र में हो रहा है। आपको जान करके खुशी होगी कि विदेशों में भी बीपी मंडल जयंती मनाई जा रही है और अफर्मेटिव मेजर्स पे चर्चा हो रही है। अब मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बारे में आप लोग चिंता भी कर रहे हैं, आजकल चिंतन भी कर रहे हैं, वह कास्ट सेंसस। अपने देश में कास्ट सेंसस आज तक नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि यह हो जाना चाहिए। जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होगा तो आपकी प्लानिंग एक्यूरेट होगा, फिर आपकी विजन में क्लैरिटी आएगी, फिर आप में यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि कहां क्या कमी है और आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आपके पास डेटा नहीं है, प्राइमरी डेटा नहीं है, बेसिक क्वालिटी रिलायबल डेटा नहीं है, तो आपका प्लानिंग फिजल आउट कर जाएगा। आजादी के 74 साल बाद भी आपके पास डेटा नहीं है कि आपके किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं,
वो इकोनॉमिकली कितने पीछे हैं, पॉलिटिकली कितने पीछे हैं, एजुकेशनली कितने पीछे हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने गरीब हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनकी तरक्की हो। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। आज जब हम कई इश्यूज पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ और इश्यूज को सोचता हूं आपसे शेयर कर लूं ताकि आप इन इश्यूज को आगे बढ़ाएं। मेरा मानना है, एक तो हमने कास्ट सेंसस की बात की। कास्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं तो यह उसी कास्ट सेंसस का मतलब होता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अगर आप इस प्रिंसिपल को लेकर के आज हम चल रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी जाति के लोगों का समान रूप से विकास हो। उसके लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। एक जो मैं अब फील करता हूं कि अब हमें देश को इसकी जरूरत है, एक अलग से ओबीसी मंत्रालय का गठन अब हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने मुस्लिम भाइयों के लिए अलग से, माइनॉरिटीज के लिए आपने एक अलग मंत्रालय गठन कर लिया, शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए, ओबीसी के लिए एक मंत्रालय है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपने अलग बना लिया, उनकी पॉपुलेशन 8% है, माइनॉरिटीज भाइयों के लिए आपने एक अलग से मंत्रालय बनाया ताकि उनका विकास सही तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए भी एक अलग, भाइयों और बहनों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, और राष्ट्र के पिछड़े वर्ग लोगों के लिए एक अलग मंत्रालय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछड़े वर्ग लोगों का तादाद सबसे ज्यादा है और उसमें बैकवर्डनेस सबसे ज्यादा है, गरीबी भी सबसे ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो बैकवर्ड्स लोगों में भूखों से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। एक मेरा यह भी मानना है कि जितनी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे जितने ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स हैं, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, वहां एक ओबीसी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहां ओबीसी के लोग जाकर के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है, और कोई भी अगर उनका ऐसा प्रॉब्लम हो तो डिपार्टमेंट का यह कर्तव्य होगा उसको जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकालें। एक आज की तारीख में जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे गवर्नमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वहां एक रिजर्वेशन विंग होना चाहिए, एक सेक्शन होना चाहिए, कोटा सेक्शन, जहां की जो कोटा से लाभान्वित बच्चे हैं वो जाकर के पता कर सकें कि कोटा में हमारे लिए कितनी वैकेंसीज है, कितने खाली है, हम किस कोर्सेज में कितनी वैकेंसीज है, कहां हम एडमिशन ले सकते हैं, कहां नहीं ले सकते हैं। और उस विंग का काम होगा कि उस यूनिट में, उस इंस्टीट्यूशन में टोटल वो ऑनेस्टली वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। ये बहुत जरूरी है आरक्षण का भरपूर फायदा अपने लोगों को पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्तर पे एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए। प्रत्येक डिपार्टमेंट को उनका जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें एक चैप्टर आरक्षण के बारे में होना चाहिए कि पूरे साल में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी, उसमें आपने ओबीसी को कितने दिया, शेड्यूल कास्ट को कितने दिया, शेड्यूल ट्राइब्स को कितने दिया, और अब ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लिया गया है तो उनको आपने कितना दिया। ये क्लैरिटी आनी चाहिए, बिकॉज भारत जानना चाहता है कि उनके कार्य हित में इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं तो वो कहां हो रहा है। आप उनको बताएंगे तो कन्विंस होंगे, फिर आपके साथ वो खड़ा होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देश में जितने भी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, चाहे वो वाइस चांसलर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसएसपी हो, किसी बड़े यूनिट का चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, सबको आप रोटेट कीजिए। एक बार जनरल कैटेगरी से बनेगा, एक बार ओबीसी कैटेगरी से बनेगा, एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, तब उस सभी समाज के सभी वर्ग के जो टैलेंट है उनको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई एलिजिबल है तो उनका मौका मिलना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक ही वर्ग के लोगों को बराबर मिलता, अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी को। हम नहीं चाहते कि उसमें से किसी एक कैटेगरी के लोग ही एक पोजीशन पे बार बार आए। हम चाहते हैं कि सभी कैटेगरी के जितने टैलेंटेड लोग हैं सबको मौका मिलना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में भूमिका सबकी सुनिश्चित हो, यह इसके लिए बहुत जरूरी है। एक मॉनिटरिंग की भी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि अपने यहां मॉनिटरिंग रिजर्वेशन पॉलिसी का उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है, और प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी दलित को रिजर्वेशन देने पे तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। जिस सीरियसनेस और जिस
स्पीड के साथ भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस के बारे में डिसीजन लिया। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में सरकार को जल्दी से निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विस भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बीपी मंडल फाउंडेशन होनी चाहिए, बीपी मंडल चेयर का गठन होना चाहिए। धन्यवाद।